हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए ये एक वीडियो मैं दूसरे मेथड से बनाकर ला रहा हूँ। पहली बार जो वीडियो दी थी वो आपको मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू दी थी, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा महसूस किया कि आप लोगों को थोड़ा सा और एक्सप्लेनेटिव वे में लाने के लिए और दूसरा रीडेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको मैं ये एक और मेथड लेकर आ रहा हूँ। इसको आप समझना। हमने एक्सरसाइज 1 करी थी वास्तविक संख्याओं वाली पहली वीडियो के अंदर। अब हम उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। उसको करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ समझने की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल क्या है, इस वाली एक्सरसाइज में वैसे तो मैं से और ले से ज्ञात करना है, महत्तक, समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय। पहली बात तो ये है कि आप इनका कंसेप्ट समझो कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है और लघुत्तम समापवर्तीय क्या होता है। वैसे तो इस एक्सरसाइज के अंदर 4 या 5 क्वेश्चन कुल हैं, लेकिन आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है और लघुत्तम समापवर्तीय क्या चीज़ होती है। आप ऐसे समझिए, मैं आपसे बोलूं कि आप 15 के फैक्टर कीजिए, तो 15 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 5 तिया 15। और मैं अगर आपके इसके वैसे बोलूँ कि आप इसे कितने तरीके से 15 ला सकते हो, तो वो है 1 गुणा 15, 15 एकम 15। दूसरा तरीका है 3 पंजे 15। यानी कि मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आ गई कि 15 1, 3, 5 और 15 से विभाजित किया जा सकता है। 15 को हम 1, 3 और 15 से विभाजित कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा एक संख्या और लेते हैं। इस संख्या में लेते हैं, मानो लिया हमने 42। 42 के फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं? 1 गुणा 42, 2 गुणा 21, 3 गुणा 14, 4 गुणा 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, 6 सत्ते 42। इसका मतलब ये हो गया कि 42 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42 से भाज्य है। ये इनके अपवर्तक कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं 15 के अपवर्तकों की बात करूं तो अपवर्तक हैं इसके 1, 3, 5, 15। यानी कि 15 जो है इन 4 संख्याओं से विभाजित हो सकता है। 42 की बात करूं तो 42 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। इनको मैंने क्या नाम दिया है? अपवर्तक। इन अपवर्तकों के बाद में हम लोग एक चीज देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों में हैं, जो दोनों के अपवर्तक हैं। और वे अपवर्तक हैं मेरे हिसाब से 1 और 3। मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में हो, 1 में भी हो और वो 15 में भी हो और 42 में भी हो। ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो यहां पर ये 1 और 3 का नाम हो जाता है समापवर्तक। क्या नाम हो जाता है इसका? समापवर्तक। ठीक है। इसमें अब 1 और 3 में सबसे बड़ा कौन सा है, महत्तम कौन सा है? इनमें महत्तम है 3, जो 3 दोनों में है। तो यानी कि 3 बन जाता है महत्तम समापवर्तक। अब मैं इनको अगर इंग्लिश वाले नाम इनको याद दिलाऊं तो ये होता है फैक्टर, अपवर्तक कहते हैं। समापवर्तक का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, और महत्तम समापवर्तक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF। आप इसको एक और एग्जांपल के साथ में समझ सकते हैं। जैसे मैं बात करूं 12 और 16 की, तो 12 के अपवर्तक कौन कौन हो सकते हैं? 12 एकम 12 यानी 1 और 12, 2 छिक्का 12, 2 और 6, 3 चौका 12, 3 और 4। क्या आप इसके अलावा 12 को और किसी की टेबल के अंदर देखते हैं? नहीं।
यानी कि इसका मतलब यह है कि 12 इनके अलावा और किसी से विभाजित नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि ये इसके क्या हैं, अपवर्तक, 12 के अपवर्तक हैं ये सभी। अब 16 की बात करी जाती है तो 1, 2, 4, 8 और 16, यानी कि 16 में 16 के अपवर्तक कौन कौन है, 1, 2, 4, 8 और 16, यानी कि 16 इन सभी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है। अब ये इसके अपवर्तक हैं, दोनों में समापवर्तक कौन कौन से हैं, 1, 2 और 4, ये हैं इनके समापवर्तक, यानी कि दोनों में कॉमन फैक्टर। इसके बाद में इन कॉमन फैक्टर्स के बाद में इसमें देखो कि महत्तम संख्या कौन सी है, 4, तो 4 बनेगा इसका महत्तम समापवर्तक, और इसी को कहते हैं हम लोग HCF। ठीक है, मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में हम लोग चलते हैं लघुत्तम समापवर्ती की तरफ। तो उसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि एक संख्या ली मैंने 3, एक संख्या ली 4, 3 के मल्टीपल्स कौन कौन हैं, 3 के गुणक कौन कौन है। 3 के गुणक आएंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। इस तरीके से इसके आप कितने भी मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। और 4 के आएंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24 एंड सो ऑन। ये जो सब चीजें हैं ये हैं इनके अपवर्तीय, अपवर्तीय यानी कि मल्टीपल। ठीक है ना। इनमें अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, इसमें कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं एक तो 12, एक 24, इसी तरीके से फिर आएगा 12 तिया 36, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि ये इनके कहलाएंगे समापवर्तीय। क्या कहलाएंगे ये, समापवर्तीय, यानी कि कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल के बाद में अब हमें देखना है लघुत्तम समापवर्तीय, यानी कि लघुत्तम का तो होता है सबसे छोटा, लीस्ट कौन सा है, सबसे छोटा है इसमें 12, तो 12 है इसका लघुत्तम समापवर्तीय। ठीक है, और इसी को ही हम लोग कहते हैं LCM। अब HCF और LCM ज्ञात करने की दो विधियां हैं, दोनों की दो विधियां हैं। पहली विधि कहती है कि आप इनके अभाज्य गुणनखंड करो और उसके बाद में आप इसमें HCF ज्ञात कर सकते हो। दूसरा इसकी भाग विधि है। तुम लोगों को अगर पहला वीडियो ध्यान होगा तो मैंने HCF निकालने का तरीका पहली वीडियो के अंदर आप लोगों को भाग विधि वाला बता चुका हूँ। उसके बाद में आप लोगों को अगर कोई इश्यू हो तो आप पहली वीडियो को दोबारा देख सकते हो। इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर बात करी गई अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा मैसे और लैसे ज्ञात करने की। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, उससे पहले आप ये समझिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं भाज्य संख्याएं, एक होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनके गुणनखंड या तो संख्या स्वयं होती है या फिर होता है 1। इसके अलावा उस संख्या का कोई भी गुणनखंड नहीं होता है, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 17 है, 17 को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 17 के आप 17 एकम 17 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं कर सकते, यानी कि 17 में 1 और 17 के अलावा और कोई संख्या संभव नहीं है जिससे कि आप उनका गुणनखंड ज्ञात कर सको। तो इसका मतलब यह है कि 17 एक अभाज्य संख्या है। अगर मैं 16 की बात करूं तो 16 के तो यहां पर मैंने इतने सारे गुणनखंड दिखाए थे आपको, तो इसका मतलब यह है कि 16 अभाज्य संख्या नहीं है। जब 16 अभाज्य संख्या नहीं है तो 16 कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या। इसके बाद में अभाज्य हम लोग क्या करेंगे महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक करते समय कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। मतलब क्या है कि हम संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, और जब कभी हम संख्याओं को उसके अभाज्य गुणनखंडों की में लिख लेते हैं और उसके बाद में हम उसका मैसे और लैसे ज्ञात कर लेते हैं। मैसे होता है सब उसमें से जो भी कॉमन होते हैं
उनको ले लेते हैं, और ले से होता है कि हम उसमें कॉमन के बाद में बचे हुए भी ले लेते हैं। मैं उसमें अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके साथ में आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक संबंध और बताना मैं ज़रूर चाहता हूँ, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होता है कि दो संख्याओं का, अगर हम दो संख्याओं की बात करें तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके में से और ले से के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या है कि मान लो आपके पास में दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा, संख्याओं का गुणनफल बराबर में से गुणा ले से, यानी कि संख्याओं का गुणनफल उनके में से और ले से के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज में स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोगों के पास में बुक नहीं हो तो ई पाठशाला से ज़रूर डाउनलोड कर लेना, और मैंने आपको वीडियो भेज रखी है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ई पाठशाला से कैसे किसी भी बुक का चैप्टर या पूरी की पूरी बुक डाउनलोड की जा सकती है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इन्होंने इसमें संख्याएं दे रखी हैं और उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मैं आपको बिल्कुल बताऊं, ये एक बहुत सिंपल तरीका है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं इसका सेकंड पार्ट ले लेता हूं, थोड़ा सा सही लगेगा। इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करने का तरीका लेंगे ये वाला, भाग विधि वाला, जो पुराने तरीके से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो इसमें पहले 2 से भाग कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या, अभाज्य संख्या 2 होती है। पहले 2 से भाग करते हैं, फिर 2 से भाग करने के बाद में जब 2 से भाग होना बंद हो जाता है तो फिर 3 से करते हैं, फिर 3 के बाद में 5 देखते हैं, 5 के बाद में 7 देखते हैं, और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहते हैं। और अगर कोई नहीं ख़त्म हो जाते हैं तो लास्ट में जो आपका वो बचेगा भागफल, वो 1 आएगा। तो हम लोग जब इसे 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 2 नीम 18, फिर ये 3 से होगा तो 13 तिया 39, और फिर 13 से ही हो पाएगा, 13 एकम 13, यानी कि 156 के गुणनखंड आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यानी कि इस वाली एक्सरसाइज के अंदर आपको सभी संख्याओं को इस गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। हम लोगों ने अभी ये पहला क्वेश्चन कर लिया, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में उसको व्यक्त कर दिया। अब की बार जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और उसके बाद में एक संबंध जो मैंने आपको भी पीछे थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि दो संख्याओं का गुणनफल में से गुणा ले से के बराबर होता है, उसको आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें भी मैं इसका सेकंड पार्ट ले लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे तो एक संख्या है 510 और दूसरी संख्या है उसमें 92। तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। मैं साइड में कर लेता हूँ इधर की तरफ, जिससे कि आप थोड़ा क्लियरली समझ जाओ। 510 के करेंगे तो पहले 2 से ही करना है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे, 2 से नहीं जाने का, 3 से नहीं जाने का, 3 से जा सकता है, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा, 17 पंजे 85 और फिर 17 से जाएगा, 17 एकम 17। तो 5 से 10 के गुणनखंड आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब 92 के फैक्टर करते हैं। 92 के फैक्टर करेंगे तो 2 से करते हैं पहले, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, फिर 2 से करते हैं, 23 दूनी 46, फिर 23 से ही जाएगा, 23 एकम 23, यानी कि ये आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 23। तो अब हम लोग सबसे पहले इसका ज्ञात करेंगे में से ज्ञात करने के लिए करते हैं, इसमें केवल कॉमन टर्म्स लिख लेते हैं। कॉमन टर्म मतलब जो ऊपर भी हो 510 में भी और 92 में भी हो। मेरे हिसाब से खाली है वो एक 2, ठीक है, उसके बाद में उसमें कोई भी संख्या नहीं है। इसके बाद हम लोग इसका ले से ज्ञात करते हैं। ले से ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन टर्म्स लिख लेते हैं। कॉमन टर्म्स हैं इसमें 2, फिर उसके बाद में और कोई कॉमन टर्म नहीं है तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्याएं लिखते हैं जो ऊपर में बच गए हैं गुणनखंड। यहाँ बच गया है 3 गुणा 5 गुणा 17, और फिर बचे हुए लिखेंगे नीचे वाले के गुणनखंड, और वो है 2 गुणा 23। जब इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप इसको गुणा करके लिख सकते हो, और गुणा कर लेते तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 17 दूनी 34 गुणा 23, और सिंप्लीफाई कर लेना।
23 या 69, 690 गुणा 34 और इसकी गुणा भी आ जाएगी। इसकी गुणा हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद में हम लोग करेंगे क्या, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल आएगा 510 गुणा 92 और मैं से गुणा लह से करना है। मैं से गुणा लह से करेंगे तो उसके लिए चाहिए 2 गुणा, हमें इनके गुणा भी चाहिएगी। तो इनकी गुणा थी कितनी भला, 2346, गलत है। पर कैसे 2346 आ जाएगी, 690 गुणा 34 करेंगे तो लास्ट में तो जीरो है ही है। यही तो मैंने तो 669 से कर दी ना, जीरो होने लगा, आप लगा लोगे। तो यहाँ पर आ जाएगी 23,460 गुणनफल जो आएगा इसका, और इनका गुणनफल आएगा 510 गुणा 92। तो 510 गुणा 92 करेंगे तो ज़ीरो तो ये आ ही जाएगा, और 51 की 92 से गुणा करके आ जाएगी 1632, यानी कि टोटल गुणनफल आ जाएगा 16,320। यार बंद करो डी वो। और इनकी गुणा आ जाएगी 23,460। उसके बाद में हम लोग करेंगे अब जो चीज़ हमको जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा 510 गुणा 92, और ये गुणा करके हमको कितना मिलेगा, 46,920। ये मैंने गुणा कर ली है, आप लोग भी कर सकते हो। तथा दूसरा मान निकालना है मैं से गुणा लह से। मैं से गुणा लह से करेंगे तो मैं से का मान 2 और ये आ जाएगा 23,460 लह से का मान, और दोनों की जब गुणा कर देंगे तो 46,920 आएगा। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि संख्याओं का गुणनफल जो है मैं से गुणा लह से के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो संबंध इन्होंने कहा है वो संबंध यहाँ पर संतुष्ट होता है। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में भी यही काम करना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आपने खुद ही करना है। वैसे अगर आप बोलो तो मैं इसका एक पार्ट कर सकता हूँ। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ये है 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12। दूसरी संख्या है 15, 3 पंजे 15, और तीसरी संख्या है 21, वो है 3 सत्ते 21। तो हम सबसे पहले अगर इनका मैसे ज्ञात करें तो मैसे के लिए मैंने बताया था जो कॉमन संख्या है, और दोनों में कॉमन संख्या है 3। इसके बाद हम लोग लैसे निकालेंगे। लैसे में कॉमन संख्या आएगी पहले 3, फिर बची हुई संख्या लिखनी शुरू करेंगे। ऊपर वाली में 2 गुणा 2, 15 में 5 और लास्ट वाली में 7। इनकी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 12 गुणा 7 पंजे 35, और ये आ जाएगी गुणा कर 420। ठीक है। इसके बाद में मैसे और लैसे ज्ञात करना था खाली, और ये चीज़ हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन में, कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 है, यानी कि दो संख्याओं में जो पहली संख्या है वो है 306 और जो दूसरी संख्या है वो है 657, और इनका एचसीएफ में से जो है 9 है, और आपसे एलसीएम यानी कि लैसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसमें क्या काम करना है, तो हम लोगों ने अभी ये संबंध दिखाया भी था और पढ़ा भी है। तो इसमें हमने पढ़ रखा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा लैसे। तो इससे लैसे किसके बराबर आ जाएगा, इससे लैसे बराबर आ जाएगा पहली संख्या 306 गुणा दूसरी संख्या 657 बटे इनका में से 9। तो इसको 9 से भाग कर और सॉल्व करके जो भी कुछ होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और इसको आप लोग आंसर में लिख देना। ठीक है। इसके बाद में जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो ऊपर एक एग्जाम्पल के जैसा ही है। जांच कीजिए कि क्या कोई किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
नहीं हो सकती है। कारण क्या है कि आप 6 की 3 बार गुणा करके देखो, 4 बार गुणा करके देखो। 6 की जब 6 में गुणा करेंगे तो 36 आता है, यानी कि उसका इकाई का अंक 6 रहेगा। फिर उसमें अगर आप 36 में फिर 6 से गुणा करके देखो तो 216 आता है, तब भी वहाँ पर इकाई का अंक 6 रहता है। यानी कि किसी भी 6 की हम कितनी बार गुणा कर ले तो उसमें इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या 6 की पावर n जो है वो रूप की जो संख्या होगी वो कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये व्याख्या दीजिए कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है, ये आप अपना आराम से कर सकते हो कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। सातवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें और वे एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय पश्चात वो एक बिंदु पर मिलेंगे। अगर आप कभी कंपटीशन दोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलेंगे कि वृत्ताकार पथ पर 2 या 2 से ज़्यादा जने लोग जो हैं या बच्चे छात्र वे एक वृत्ताकार पथ पर अपना जॉगिंग करते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं और वो एक ही बिंदु से एक ही समय पर मतलब स्टार्ट करते हैं और वो देखते हैं कि वो कितने समय पश्चात उस बिंदु पर दोबारा लौट कर आते हैं और वो कितना समय उनको एक बिंदु पर दोबारा एक साथ आने में लगता है। तो इसका केवल आसान तरीका है कि आपको दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लैसे ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। एक संख्या लोगे आप 18, दूसरी लोगे 12, दोनों का आप निकालोगे एलसीएम और एलसीएम निकालने के बाद में जो भी मान आएगा उतने मिनट पश्चात वे दोनों सोनिया और रवि वे दोनों उसी बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपना दौड़ना प्रारंभ किया था। ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होती है और मैं इस वीडियो को भी यहीं रोकता हूँ। आप लोग जो इसको सवाल को समझने के लिए वीडियो पॉज करके इसको देख लेना मैंने सॉल्यूशन किस तरीके से किए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करना और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।